सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। 100 करोड़ पार कोरोना की हार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जंग में देश ने महज 278 दिनों में रिकॉर्ड टीकाकरण कर नया इतिहास रच दिया है। इसी साल 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चीन के बाद दुनिया में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। भारत में 3 टीकों की मदद से 70 करोड़ लोगों को एक टीका और 30 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाकर कोरोना से जंग जीतने का एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है, जिसमें से 2 टीके हमारी अपनी उपलब्धि हैं और इसीलिए सरकार और जनता दोनों 100 करोड़ के आंकड़े को छूने के बाद जश्न में है और इस मौके पर खुद पीएम भी गवाह बने हैं और देश भर के स्मारक भी आज तिरंगे की रोशनी में नहाकर इस बुलंद कामयाबी की इमारत रखने वाले हैं। अभी तक चीन में 110 करोड़, यूरोप में 44.3 करोड़ और अमेरिका ने 22 करोड़ की आबादी को टीका लगाया है, लेकिन अभी भी कोरोना से जंग के मुकाम में कई अड़चनें बाकी हैं, क्योंकि अभी मंजिल दूर है। अभी 70% वयस्कों को ही एक टीका लगा है, जबकि दिसंबर तक इस आंकड़े को 100% तक पहुंचाना है। फिर बच्चों के लिए जिस वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ है उसे भी 2 से 18 साल के बच्चों को लगाना है और इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरे एहतियात बरतना भी उतना ही जरूरी है जितना टीका लगवाना। बहरहाल देश में एक भरोसा तो जगा है कि हम सब मिलकर दुनिया को डराने वाली इस महामारी को मात तो दे ही सकते हैं। सौ करोड़ पार कोरोना की हार में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता साहब, अपोलो अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनीता चंद्रा और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल गर्ग साहब। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर अनीता और साथ ही साथ अनिल जी, जिस विषय को लेकर के हम लोग आज जुड़े हैं वो वाकई जश्न मनाने के लिए है और जश्न मनाना भी चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत कम दिनों में हमने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता, मैं आपका रुख कर रही हूँ। 100 करोड़ के इस आंकड़े को जीत की तरह देखा जाए या अभी चुनौती और भी हैं और उसके लिए तैयार रहना है? क्योंकि होता क्या है कि अक्सर जब कुछ हम अचीव कर लेते हैं तो लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। इसको किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, अगर हम प्रीति इस समय बात करें तो इस समय डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जीत है। इसको हमें कम नहीं आंकना चाहिए। कभी-कभी चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट भी करती हैं, इंस्पायर भी करती हैं अगले माइलस्टोन को टच करने के लिए। तो एक इतना बड़ा माइलस्टोन था कि जिसने देश में नहीं पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। हम लोग चाइना के बाद नंबर 2 हैं 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले। इसके अलावा और कोई भी बड़ा देश, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, इतने सारे बड़े देश हैं, वो वैक्सीन इतने नंबर छू नहीं पाए हैं। इसमें भी बात करें, हम लोग अराउंड 74% लोगों को फर्स्ट डोज इनॉकुलेट कर चुके हैं। अराउंड 26% लोगों को हम लोग सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज दोनों दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें मैक्सिमम, जो अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 84% के आसपास, 88% के आसपास कोविशील्ड लगाई है, 12% के आसपास हमने कोवैक्सीन लगाई है और सिर्फ 0.11% हमने स्पुतनिक लगाई। मतलब पूरी की पूरी वैक्सीन जो है 99.9% रफली जो है स्वदेशी वैक्सीन, जो अपनी इंडिजिनस वैक्सीन है, जिनको इंडिया में प्रोड्यूस करा गया है, इंडिया में लॉजिस्टिक्स के थ्रू लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए। भारतवर्ष वैसे भी दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन उत्पादन का। मतलब दुनिया में हम सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करते हैं। हर साल हम लोग 4 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को और माताओं को, जो एंटीनेटल माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं होती हैं, और हमें जो बच्चे होते हैं। तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लगभग 50 साल पुराना है। लगभग हम 1970 से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसा प्रीति आपने कहा कि अभी मंजिल दूर है, अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है। अभी सिर्फ जो कवरेज है वो 24% है, 26% है जो सेकंड डोज का है। तो इसको हमें 75-80% तक ले जाना है। तो अभी हमें जितने लोगों को फर्स्ट डोज लगी है उन सबको सेकंड डोज लगानी है एज अर्ली एज पॉसिबल। और जिन लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगा, 24-25% लोगों को, उनको भी जो उनकी हेजिटेंसी है, जो उनके मन में वहम है, जो भ्रांतियां हैं, उन सबको दूर करके, उनको भी जागरूक करके, उनको भी इस
परिवार के अंदर लाना है, हम्म। क्योंकि एक वैक्सीन लगाने से हम सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं बचाते, उस व्यक्ति के परिवार वालों को बचा रहे हैं, बिल्कुल। उसके मोहल्ले वालों को बचा रहे हैं, उसके ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, जो लोग उससे एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आ सकते हैं उन हम्म। सबको बचा रहे हैं। तो अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की, परिवार की, ऑफिस की, समाज की, इवन अपने देश की मदद कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हार्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए। तो ये बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ी अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, उनका मैं एक बार रुक कर लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के राजनीति बहुत हुई थी, ये समझना जरूरी है कि विपक्ष तो लगातार सरकार पर हमलावर रहा, बावजूद इसके सरकार न सिर्फ इन मुहिम को लेकर के गंभीर थी, बल्कि जिस तरीके से 278 दिनों के अंदर 100 करोड़ जो है, एक ये ऐसा फिगर है जो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन हमने मुमकिन कर दिखाया है, वो भी तमाम विषमताओं के बीच में। किस तरीके से देखा जाए इसको अनिल जी, और साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी हमने एक पायदान जो है वो क्रॉस किया है, अभी काफ़ी कदम जो है बढ़ाने बाकी हैं, और इस बीच में अक्सर हम देखते हैं कि लोग थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। ये समय लापरवाही का नहीं है, बल्कि और संजीदगी के साथ बर्ताव करने का है। क्या कुछ आप कहेंगे? मेरा कहना है, सबसे पहले तो मैं देश को बधाई देना चाहता हूं। आज हमने वो माइलस्टोन छुआ है जिसकी आज से 9 महीने पहले कल्पना करना भी मुश्किल लगता था जी। यानी जैसे अभी आपने जिक्र किया, जब ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई तब तमाम तरह की राजनीति हुई। किसी ने बीजेपी की वैक्सीन बताया, किसी ने बोला कि इससे नपुंसकता होगी, किसी ने, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के अधिकतर राजनीतिक दलों ने इसके बारे में उत्साह दिखाने तो दूर की बात है, इसका विरोध, एक तरह से सांकेतिक विरोध किया, जिससे देश में ये माहौल बनना भी शुरू हुआ कि वैक्सीन लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ, इन सब के बावजूद वो अपने बात पे अडिग रही, उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को जारी रखा, और न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि 65% जो 100 करोड़ में हुआ है वो रूरल एरिया में हुआ है। आप मान के देखिए कि एक एक वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन लगाने वालों हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत लंबा रास्ता तय किया, यानी वो आज सभी देश के बधाई के पात्र। और पीएम साहब भी शायद इसलिए आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए, ताकि उन सबको समर्थन दे सकें, सैल्यूट कर सकें, और ये कोरोना के खिलाफ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। देखिए, अब हम 74% की बात करते हैं, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने 125%, 150% छुआ है, हम सिर्फ लेकिन 100 करोड़ सिर्फ हम दूसरे देश हैं चाइना के बाद जिसने 100 करोड़ को छुआ है। हमारी बहुत बड़ी आबादी है, विषमताएं बहुत हैं, और इकोनॉमिक पोजीशन पे भी हम बहुतों से बहुत पीछे हैं। इन सब के बावजूद अगर हम यहाँ खड़े हैं तो देश के लिए आज उपलब्धि का दिन है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के विपक्ष भी हमलावर रहा, और ज्यादातर आबादी ऐसी थी जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी इस वैक्सीन को, सरकार की तरफ से इससे ज्यादातर लोगों के लिए, हालांकि जो चाहते थे पेमेंट करके वैक्सीन लगवाना, उनके लिए वो विकल्प भी खुला रखा गया, लेकिन जो नहीं सक्षम थे उनके लिए भी सुनिश्चित किया गया कि फ्री वैक्सीन जो है उन तक पहुंचाई जाए, बावजूद इसके कि विपक्ष, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या वो स्टेट जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो तो यही दावा करते रहे थे कि वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन मिल नहीं रही। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से हमने आज इस आंकड़े को पूरा किया है, अचीव किया है, ये समझाने के लिए काफी है कि सरकार गंभीर भी थी, और अभी भी जिस तरीके से अब तो कोई किल्लत की बात भी नहीं होती, वैक्सीन लोगों तक अवेलेबल भी है और बहुत आसानी से स्लॉट्स भी मिलते हैं, और ये कार्यक्रम कंप्लीट हो रहा है। तो वाकई सरकार संजीदा है, गंभीर है, और हम इस बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ाई करने के लिए तैयार भी हैं। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। ये बात जो आपने अभी जिक्र किया राज्यों का, पहले ये तय हुआ था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि 45 साल से जो 18 से 45 साल के लोग हैं, क्योंकि राज्यों ने कहा कि हम पे छोड़िए, हम लोग, हमारे लोग हैं, हम उनको वैक्सीनेट करेंगे, तो केंद्र ने कहा ठीक है आप कर लीजिए, आपको वैक्सीन जहाँ से मिलती है कंपनियों से बात कर लीजिए, खरीद लीजिए और लगा लीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 45 से ऊपर वालों को हमें पहले ही केंद्र ने कहा था कि हम सब लोग इसको फ्री में लगाने वाले हैं, और जिसको हॉस्पिटल का एक अल्टरनेट चाहिए तो उसको हम दे देंगे। कईयों को लग रहा था कि हम फ्री लगाने में भीड़ होती है, मुश्किल आएगी, हमें थोड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उनके लिए एक ऑप्शन रखा गया। हालांकि अधिकतर लोगों ने फ्री में ही लगाया। उसके बाद जब किल्लत की बात जहां तक आप कर रही हैं, जब देश में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि भाई वैक्सीन लगाना ठीक नहीं होगा, इससे अनेकों तरह की बीमारियां आ जाएंगी, लाइफ को दूसरी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो लाइफ इसकी वैक्सीन की जरूरतें कम होने लगी। तो फिर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपना जो उत्पादन है थोड़ा कम कर दिया। उत्पादन कम किया तो नेचुरली बात है, वो एक दिन में तो वैक्सीन डोज दे नहीं सकते थे। तो जैसे ही फिर लोगों में एक अवेयरनेस फैली, जब सेकंड वेव आई तो लोगों को डर लगने लगा। सेकंड वेव आपको याद होगा बहुत ही भयावह थी, जो अप्रैल मई में आई थी इसी साल में, और इतनी भयावह थी कि लोगों को जिंदगी
जिंदगी और मौत में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद अचानक जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी तो उसमें थोड़ा सा किल्लत जरूर हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने अपना नेट पे जाके इसको अलॉट करवाना चाहते थे, टाइम लेना चाहते थे, उनको थोड़ी किल्लत आ रही थी, ये बात सही है। लेकिन इतनी किल्लत भी नहीं थी, कोई चाहता था और उसको मिल नहीं रही थी, ये तो पक्की बात है। और देखने तो जैसा राजनीति होती है उस तरह से माहौल बनाने में तो मास्टर हैं हमारे राजनीति के लोग। मेरा यहाँ पे आपके मंच के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से एक अपील है देश से, कृपया करके देश से हित के जुड़े हुए मामलों में राजनीति ना की जाए। राजनीतिक विषय बहुत हैं आजकल, फाइनेंस, महंगाई, भ्रष्टाचार, दुनिया भर के मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाइए ना राजनीति करने के लिए। राजनीति भी है और कुछ मिथ भी है जो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होते हैं और उसके बाद न मालूम कैसे वो लोगों की सोच पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने से कुछ कदर डर भी रहे थे। डॉक्टर का मैं एक बार फिर से डॉक्टर गुप्ता साहब का मैं रुक कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर के भी जो अभी इस वक्त इमरजेंसी जो यूसेज है उसके लिए तो परमिशन मिल गई है और इस वैक्सीनेशन के ड्राइव को बच्चों के लिहाज से भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बड़े लोग अपने लिए शुरुआत में सहम रहे थे कि हमें टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, बच्चों को लेकर के भी अभिभावकों के मन में संशय अभी भी बरकरार है क्योंकि बुखार आ जाता है या कुछ सिम्टम्स होते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए प्रीति, मैं खुद बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन, ठीक है। तो हम लोग पिछले 15-20 साल से बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले डर इसलिए था बिकॉज वैक्सीन जो थी वो कम समय में डेवलप की गई थी। नॉर्मली वैक्सीन को डेवलप करने में 8 से 10 साल का समय लगता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद वैक्सीन लॉन्च होती है। क्योंकि अब जो है इतनी संख्या में वैक्सीन एडल्ट को लग चुकी है, 100 करोड़ के हम नंबर पार कर चुके हैं और वैक्सीन जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी है वो लगभग 50 साल पुरानी जिस हम वैक्सीन को यूज कर रहे हैं। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, और उसमें कोवैक्सीन में हम इनएक्टिवेटेड वायरस यूज कर रहे हैं। जो बच्चों की वैक्सीन का अप्रूवल मिला है उसमें इनएक्टिवेटेड मतलब वो वायरस को पहले ही इनएक्टिव कर दिया गया है। उसके बाद वो वायरस को बॉडी के अंदर हम बहुत छोटी मात्रा में डालते हैं जिससे वो बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी में एक एंटीजन या फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगा और वो कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा, जिससे हमारे बच्चे जो है फ्यूचर में अगर उनको कोविड इन्फेक्शन होता है तो वो प्रोटेक्शन बनी रहे, उनको बच्चे प्रोटेक्टेड रहे। मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चों को वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सेफ है क्योंकि हम इतने सारे वैक्सीन लगवा चुके हैं। बच्चों को ऑलरेडी हम इससे ज्यादा खतरनाक वैक्सीन लगाते हैं जो डीपीटी, उसमें बहुत पेनफुल और स्वेलिंग और फीवर आता है, उसमें ज्यादा आता है। इस वैक्सीन में बिकॉज हम कोवैक्सीन में देख चुके हैं इसके साइड इफेक्ट वैसे भी कम है। तो चाहे वो जाइडस कोवी हो जो 12 साल के ऊपर बच्चों को अप्रूव करी गई है, उसमें तो इंजेक्शन भी नहीं लगाना, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट देने हैं। जो कोवैक्सीन अप्रूव की गई है इसको भी अगले महीने से मिल जाएगी और मुझे लगता है बहुत उत्साह की खबर है कि हमारे अभी जो कम्युनिटी की बात करें, पूरे समुदाय की बात करें, उसमें बच्चे ही ऐसे रह गए हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी गई है, वही लोग हाई रिस्क पे हैं, वही लोग जो हैं ससेप्टेबल हैं। अगर कोविड आता है तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि क्योंकि खुद तो हम वैक्सीनेट हो चुके हैं लेकिन अपने बच्चों को अभी भी इस बीमारी से बचा के रखना है तो उन्हें भी वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए और जो मिथ हैं उससे निकलिए। अगर आपको कोई संशय है तो डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर अनीता चंद्रा वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका मैं रुख कर रही हूँ। डॉक्टर अनीता, जिस तरीके से डॉक्टर डीके गर्ग भी कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर के भी इस वक्त अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो उन्हीं के ऊपर है क्योंकि बड़ों ने तो एक तरीके से खुद को प्रिवेंट करने के लिए इस वायरस से वैक्सीन लगवा लिया है और काफी हद तक वो इससे बच भी जाएंगे। लेकिन बच्चों को लगवाने को लेकर के मेरी कुछ अभिभावकों से भी बात हो रही थी, अभी भी उनके मन में थोड़ी शंका है। ज्यादातर कहते हैं कि पहले देख लेते हैं किस तरह का फीडबैक आता है, बाकी लोग लगवाना शुरू करें तब देखें, लेकिन पहल कहीं ना कहीं तो करनी ही होगी। और जब खुद लगवा लिया तो बच्चों को ना लगवाने को लेकर के जो ये एक मन में डर है इसको कैसे दूर किया जाए और आप खुद क्या सलाह देती हैं इनके लिए? देखिए, हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में है काफी, एटलीस्ट 15-20 इयर्स में। तो क्लिनिकल ट्रायल्स बच्चों में वेरी डिफिकल्ट, शायद नहीं होता है कभी कभी बिकॉज वी नीड द चिल्ड्रन आउट। इसमें बहुत सारे हैं बिकॉज यू नीड पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, अगर कुछ रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया, मौत हो गया तो बड़े बात है। तो बच्चों सब समय क्लिनिकल ट्रायल्स के बाहर है। बट अभी पैंडेमिक में आपको पता है जाइडस कंपनी का एंड ऑल्सो कोवैक्सीन का दोनों स्टडीज 2 साल से 18 साल तक बच्चों के ऊपर कर चुके हैं। मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे को लेकर के देश को संबोधित कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं किस तरीके से वो हेल्थ वर्कर्स और इस अचीवमेंट के बारे में बातें रख रहे हैं। तो थोड़ी सी भी सहूलियत मिल जाती है तो बीमारी से लड़ने का उनका हौसला भी बढ़ जाता है। ये सहूलियत देना भी एक तरह से सेवा ही है। जब मरीज को
आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है तो वो उसकी सेवा होती है। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से गरीबों को जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती, बहुत मामूली कीमत में दवाएं दी जा रही है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। डॉक्टर अनीता से इससे पहले हम बात कर रहे थे बच्चों को लेकर के। डॉक्टर अनीता, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा करें और उन अभिभावकों को संदेश दें कि कितना जरूरी है अपने बच्चों को भी इस बीमारी से बचाने के लिए ये बचाव का टीकाकरण कराना। क्या है कि बच्चों का टीकाकरण बहुत साल से चल रहा है हमारे देश में। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल जो है, डिप्थीरिया, पोलियो, बीसीजी, ये काफी सही ढंग से चल रहा है। एंड वी हैव अ वेरी रोबस्ट सिस्टम ऑफ द वैक्सीनेशन इन इंडिया। तो बच्चों के लिए यस, पेरेंट्स को ना नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज जैसे आप पोलियो लेते हैं, डिप्थीरिया लेते हैं, वैसे ही आपको कोरोना का वैक्सीन लेना है। नाउ इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो सही ढंग से चलेगा। पीडियाट्रिशियन को ऑल ओवर द कंट्री इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पूरा इकट्ठा करके लेना है, बिकॉज बच्चों के डॉक्टर के बिना ये वैक्सीनेशन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल को भी इन्फॉर्म करना है, बिकॉज दे कैन हैव कैंप्स इन द स्कूल। जब बच्चों एक साथ हैं, दूसरे बच्चों को देखकर टीका लगा लिया, वो हंस के आकर के अपना टीका लगा देंगे। वो इट शुड बी इन द स्कूल प्रोग्राम फॉर वैक्सीनेशन। उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। यस, हमको सबको लेना है। और उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, जो हाई रिस्क चिल्ड्रन, जैसे हमारा कैंसर किड्स, ओके, उसके साथ साथ जिसका हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, हाई रिस्क बच्चों को, उनको तो वेरी प्रायोरिटी डोज पहले लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो बच्चे स्कूल जाने शुरू करिए, 9, 10, 11, 12 बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसको स्कूल जाने के पहले जरूर इट शुड बी मेड मस्ट दैट यू शुड टेक द वैक्सीन एंड कम। तो ये सब अवेयरनेस अगर हम करते रहेंगे, पीडियाट्रिशियन, स्कूल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पेशेंट पेरेंट्स टीचिंग, उसके साथ साथ मस्ट फॉर एग्जाम देने के पहले आपको चाहिए। डोज नहीं लिए तो एग्जाम पे नहीं बैठ सकेंगे। तो इसी हिसाब से सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। आई अंडरस्टैंड दैट बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो डरने का बात है, बिकॉज आई मीन फॉर कैंसर ड्रग्स ऑल्सो बच्चों को नया ड्रग शुरू करने के लिए बहुत बात करना पड़ता है। कंसेंट लेना है, सिग्नेचर लेना है, फादर को एग्री करना है। यस, बट इसी हिसाब से, बट हमारे पास एक अच्छा हथियार है, हमारे पास बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सही ढंग से चल रहा है। तो उसके अंदर करने के बाद आई थिंक इट विल रन स्मूथली। बहुत ही अच्छी सलाह आप दे रही हैं कि स्कूल के लेवल पर भी इसको देखा जा सकता है, और जो बच्चों का खुद का इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम होता है उसमें ही अगर इसे इंक्लूड कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसे भी कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं डॉक्टर डीके गुप्ता का रुख कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बच्चों को ही स्पेसिफिकली देखते भी हैं, बच्चों के केसेस को डील करते हैं, यहाँ पर जो कोविड से संबंधित टीका है इसको लगाने के बाद बड़ों में भी देखा गया कि कुछ लक्षण पाए गए। मसलन उन्हें बुखार आ जाना, शरीर में दर्द होना, कुछ समय तक बाजू में दर्द महसूस करना या भारीपन, या कुछ केसेस में दस्त जैसे सिम्टम्स भी देखे गए। होता क्या है कि इस जरा सी परेशानी को, 1 या 2 दिन की परेशानी को देख करके खुद पर तो लोग झेल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो उनको लगता है कि नहीं, अभी बचा के रखा जाए, और जितने दिनों तक घरों में रख सकते हैं बच्चे को उतना बेहतर है। इस चीज के लिए जो ये मिथ है, क्योंकि नॉर्मली भी हम बच्चों में कुछ टीके लगवाते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, ये किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए? अभिभावकों को ये समझाना, क्योंकि बच्चों की तकलीफ नहीं देख पाते हैं, और कई बार ये जो जरूरत से ज्यादा मोहब्बत होती है ना, यही तकलीफ दे हो जाती है बाद में। इसको कैसे हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है? ये थोड़ा समझना चाहूंगी, और इन सिम्टम्स के बारे में भी समझना चाहूंगी। बिल्कुल प्रीति, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों के जो बच्चे होते हैं और खास करके जो माताएं होती हैं, वो बच्चे को दर्द जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उनको देखना भी जाना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मातृ प्यार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। या पिता भी हैं तो वो नहीं चाहते कि बच्चे को इंजेक्शन लगे या दर्द हो, लेकिन फिर भी बस हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हम लोगों का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तक से गाइडलाइंस है, पूरा इम्यूनाइजेशन चार्ट है। इसमें पीसीजी, डीपीटी, हिप, निमोनिया, न्यूमोकोकल, रोटा वायरस,
मम्स, मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, इस तरह के डिफरेंट 20 वैक्सीन हम बच्चों को लगाते हैं, जो 0 से लेके 5 साल तक इनका फर्स्ट फेज होता है। उसके अलावा कुछ बूस्टर डोजेज लगती हैं, फिर 10 साल में बूस्टर लगती है। तो वैक्सीन लगाना बहुत अनिवार्य है। हम सबको पता है, जैसा प्रीति आपने बताया कि किसी भी वैक्सीन या कोई भी इंजेक्शन हम लगाते हैं तो उसके 2 तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो लोकल साइड इफेक्ट होते हैं, वो सिंपल जहाँ पे हम वैक्सीन लगाते हैं, जैसे डेल्टाइड में वैक्सीन लगा रहे हैं तो इस एरिया में लोकल पेन होना, दर्द होना, यहाँ पर सूजन आना, थोड़ा लालीपन हो जाना, रेडनेस हो जाना, तो ये बहुत कॉमन है। हाथ का भारी हो जाना, नॉर्मली ये लोकल सिम्टम्स हैं, 2-3 दिन में सबसाइड कर जाते हैं, ना सेकने की जरूरत है, ना कुछ काम दवाई लेने की जरूरत है। कुछ लोगों में थोड़े से सिस्टमिक सिम्टम्स भी आते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जब आपका एंटीजन जाएगा तो वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, उसकी वजह से कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आएंगे और वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं वो हमें फीवर है, हल्का बॉडी एक है, हेडेक है, थकावट है, ये सारे सिम्टम्स को दे सकता है, या फ्लू लाइक इलनेस भी, बिकॉज कोविड भी फ्लू है तो वैक्सीन जब जाती है तो उसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। बट ये सिम्टम्स परमानेंट नहीं है, सीरियस नहीं है। नॉर्मली सिंपल सिम्प्टोमेटिक इलाज देने से ये ठीक हो जाते हैं। मीन्स आपको पैरास्टामोल लेनी है, फ्लूइड खूब सारा लेना, थोड़ा रेस्ट करना, मतलब जिस तरीके से बच्चों को हम लोग सोच के डर जाते हैं, बड़ों में जो सिम्टम्स आए तकरीबन अगर बच्चों में भी आएंगे तो उसी तरह के हल्के फुल्के लक्षण आएंगे और वो 1 या 2 दिन में अपने आप सबसाइड भी हो जाएंगे, यानी डरने की बहुत बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल डरने की बिल्कुल बात नहीं है। और बच्चों को ऑलरेडी सब माता-पिता वैक्सीन लगवाते रहे हैं, उन सबको पता है वैक्सीन के ये नॉर्मल सिम्पटम्स आते हैं। बच्चों में नॉर्मली जो वैक्सीन लगेगी वो डेल्टॉइड में नहीं लगेगी, उनको लगेगी नॉर्मली थाई पे लगाएंगे वैक्सीन, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब जो थाई है, जांग के बाहरी हिस्से पे लगाते हैं वैक्सीन। और वैक्सीन लगाने के बाद 2 से 3 दिन अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें हम क्रोसिन, पैरास्टामोल दे सकते हैं, उसके अलावा कोई भी जरूरत नहीं है। अनिल जी का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। अनिल जी, यहाँ पर ये बातें तो क्लियर हो गई, क्योंकि एक डॉक्टर बेहतर तरीके से समझा पाते हैं कि जो इस तरह के सिम्टम्स हैं इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी विषमताएं हैं और होता क्या है कि 1 से 2 एक ने सुनी, दूसरे ने उसको 2 और 3 की और तीसरे तक पहुँचते पहुँचते वो कहानी कुछ और बदल जाती है और उसका इस्तेमाल फिर राजनीति के लिए भी होता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब इस तरीके से अफवाहें फैलती हैं, मान लीजिए किसी को हल्का फुल्का सिम्टम आया, कहीं दूसरे पक्ष तक जब वो बात पहुंचाई गई तो वो बहुत बढ़ गई। इसको रोकने के लिए हमें, खास करके बच्चों के मामले में जब हम डील करेंगे, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ऐसा करने वालों को आप क्या सलाह देंगे और क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि हमारे देश में या फिर कोरोना के टीकाकरण के दरमियान हमने बहुत सी कहानियां सुनी। मसलन किसी ने कहा कि टीके लगने के बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई, किसी के केस में अगर मान लीजिए यूजुअल भी कोई दूसरी वजह से भी डेथ हुई तो उसको भी इससे कनेक्ट करके देखा गया था। तो ये जो डराने वाले लोग हैं, इनको किस तरीके से रोका जाए? देखिए, मेरा ये मानना है, डराने वाली जो थीम थी वो 9 महीने पहले जब बात शुरू हुई थी उस समय बहुत ज़्यादा था, बहुत जगह फैल रहा था, राजनीतिक पार्टियों ने भी उसमें एक बड़ा रोल निभाया था, लेकिन हम शायद उसको काफ़ी पीछे छोड़ के आगे आ गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारी बातें खत्म हो गई, क्योंकि आज बात बच्चों की शुरू हुई है तो लोगों को अपने से ज़्यादा, पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार होता है। लेकिन पेरेंट्स ने खुद देख लिया है कि वैक्सीनेशन एक अच्छा माध्यम है कोरोना को रोकने के लिए, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ ये मिथ अब काफी हद तक दूर हो चुका है, लेकिन लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम की जरूरत है वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी और मिथ को दूर करने के लिए भी। और मीडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसमें कि वो इस बात को लगातार अपने चैनल के माध्यम से बोलता रहे, कहता रहे, अवेयरनेस भी रहेगी और ये कैंपेन को भी आगे बढ़ा के रखेंगे। चलिए, अनीता जी का मैं रुक कर रही हूँ, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है सर। अनीता जी, यहाँ पर जिस विषय को लेकर के हमने शुरुआत की थी, 100 करोड़ का आंकड़ा हमने बहुत कम दिनों में अचीव कर लिया है और अब जो सेकंड डोज वाले भी हैं वो अगर जल्द ही हम पूरे कर लेते हैं तो हम जल्द ही एक बहुत अच्छे टारगेट तक पहुंच जाएंगे और उम्मीद है कि जल्द ही देश की लगभग पूरी आबादी भी वैक्सीनेटेड हो जाएगी। यहाँ पर मैम, लेकिन फिर भी मुझे समझना है कि अभी ही हम देखने लगे हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग लगभग भूल गए हैं, त्योहारों का मौसम है, ऐसे में लापरवाही अक्सर हो जाती है। क्या वैक्सीन लगा लेना इस बात की गारंटी है कि दोबारा कोरोना नहीं हो सकता या फिर आपको कोरोना होगा ही नहीं? उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? यस, वैक्सीन हमको 70-80 मैक्सिमम % गारंटी देते हैं, इसके ऊपर गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप वैक्सीन लेंगे, अगर 100 आदमी को 80 को नहीं होगा, 20 को हो सकता है।
और ये 80 को अगर होगा भी है वो मामूली से होगा। तो वैक्सीन डजंट गिव यू 100% गारंटी। तो वैक्सीन के साथ साथ हमको मास्क पहनना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चलना है। अभी हमारे देश में फेस्टिवल का मौसम आ रहा है, अभी से शुरू हो गया, दशहरा से जनवरी तक चलेगा। तो इफ यू लूज आवर गार्ड हमको थर्ड वेव जरूर आ जाएगा। उसके साथ साथ ये भी हम बताना चाहते हैं क्योंकि वैक्सीन का असर 6 मंथ 9 मंथ तक रहते हैं। लाइक आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल, हमारा सेकंड डोज फरवरी में खत्म हो चुका है, तो आई एम वेटिंग फॉर माय थर्ड डोज। तो शायद हमारा एंटीबॉडी कम हो चुके हैं। बूस्टर शॉट की आप बात कर रहे हैं या थर्ड शॉट की बात कर रहे हैं हम। ओके, अभी कुछ विदेशों में जैसे अमेरिका में थर्ड शॉट डिक्लेयर हो गया है एल्डरली इंडिविजुअल्स। चलिए, तो कुल मिलाकर के अभी ये लड़ाई थोड़ी लंबी है और अगर ऐसे में हम संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहें तो जल्द ही इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। लिहाजा आप सभी से अपील है कि भले ही 100 करोड़ का आंकड़ा अभी पूरा हुआ है लेकिन उसे भी 100% कंप्लीट नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सेकेंड डोज नहीं हुआ है और बच्चे तो अभी भी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से थोड़े दूर हैं। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ना भूलें, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। अनिल जी, आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर डी के गुप्ता और डॉक्टर अनीता जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम एक्सपर्ट ओपिनियंस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।